गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू फिल फॉर्म। मैं रितु आप सभी का फिल फॉर्म पे स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून मीला, रोहित, नितेश, जानकी जी, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? फॉर्म फिलअप हो गए आप लोग के? और एक बार आप सभी कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी वीडियो और वॉइस आप लोग के लिए क्लियर है। तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और नए एमसीक्यू को भी सॉल्व कर रहे हैं, और जितने स्टेट्स में आपके हुए हैं, एच टेट हो या सी टेट हो, यूपी टेट हो, सारे क्वेश्चंस को हम लेकर चल रहे हैं आप सभी के लिए। तो एक बार आप सभी क्लियर कर देना कि मेरी वॉइस और वीडियो आपको क्लियर है कि नहीं है। गुड आफ्टरनून माही। ओके ठीक है, लखन बोल रहे हैं क्लियर है, ठीक है। फॉर्म फिलअप हो गया है, अच्छी बात है। हाँ, जितना जल्दी आप लोग फॉर्म फिल करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए होगा। मैं भी ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी। फिल फॉर्म का हमारा अपना टेलीग्राम चैनल भी है और इसका इंस्टाग्राम चैनल है। आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग के लिए जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारी डाउट क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं आज से। तो जो मेरी और सुकवंती मैम की डाउट क्लास होगी वो साथ में चलेगी आपकी 12 नवंबर को रात में 9 बजे, यानी कि 9 पीएम पे। तो जिन बच्चों को भी जिस भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट को वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। और गूगल मीट का लिंक हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकेंगे। और पीडीएफ जो भी है, मैंने सारे जितने भी नोट्स हैं उसको डाउनलोड कर दिया है वेबसाइट पे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी जहाँ से आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पूरे टीम मेंबर्स हैं जो आपके अलग-अलग सब्जेक्ट को ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है? और जो सीडीपी यानी कि मैं आपकी 3 पीएम पे मंडे टू सैटरडे क्लास लेती हूँ, और हमारी डाउट क्लास होगी वो कब होगी? 12 नवंबर को गूगल मीट पर होगी, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्लासेस हमारी हो रही हैं, फर्स्ट पेपर और आपके सेकंड पेपर दोनों के लिए हो रही है। और जो सीडीपी का सेक्शन मैं ले रही हूँ ये आपके दोनों पेपर के लिए है। और सीटेट का आपका फुल कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो 90% ऑफ है। जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं पेड कोर्सेस वो ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के साथ नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, क्लास डाउट और 24/7 आपको हर चीज मिलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। और सभी से उम्मीद करते हैं सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, सारे लोग क्वेश्चंस का आंसर करिए, गलत हो या फिर सही हो, फिर भी आप सब आंसर करिए, क्योंकि जहां हमारे डाउट्स होगा वो हमको डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है? गुड आफ्टरनून प्रिया। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? तो वहां से आप लोग 12 नवंबर को हमारी जो रहेगी वो 9 पीएम पे डाउट क्लास चलेगी। क्लासेस अटेंड करिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ आपको काफ़ी डिटेल में हर चीज़ें समझाती हूँ, ताकि आपको किसी तरह का आगे चल के इस तरह का कोई भी प्रश्न आए, आपको किसी तरह की समस्या नहीं हो, है ना? तो ज़रूरी है कि आप क्लास में इन्वॉल्व रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। सभी रेडी हो? गुड आफ्टरनून जरीन। जरीन जी गुड आफ्टरनून। गणेश,
हेलो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, जितने लोग भी मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हैं सभी लोग करिए, और किसी तरह की भी डाउट हो हम क्लास में ही उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 25 लास्ट डेट है और 24 लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है। तो सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। फिर क्या है, विकास क्या है, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। सी है कि पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, सिर्फ माता-पिता से प्राप्त आनुवंशिकी गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। तो जो समकालीन विचारधारा है उसके अनुसार विकास क्या है, तो सभी आंसर करेगा अकॉर्डिंग टू आपका जो है समकालीन विचारधारा उसके अकॉर्डिंग विकास क्या है। ज्योति का आंसर आ रहा है बी। सभी लोग आंसर करिए। मैं सीडीपी पढ़ा रही हूँ, गणेश जी। बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगर हम कहें विकास केवल आनुवांशिकी है, जिन्होंने डी आंसर किया है वो गलत होगा। विकास क्या होता है, पर्यावरण और आनुवांशिकी दोनों का गुणनफल होता है, ठीक है। और विकास क्या होता है, हमारा बहुआयामी होता है, यानी विकास केवल एक दिशा में नहीं हर तरीके से होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, बहुआयामी होता है। तो जिन्होंने बी आंसर किया बिल्कुल सही किया, मैक्सिमम लोगों के आंसर बी हैं। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशल, जो भी हमारे शरीर के मांसपेशियां और शारीरिक कौशल होते हैं, उनका विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो ये किस तरह की विशेषता होती है, घुमावदार होती है, विशिष्टता होती है, अधोगामी होती है या शीर्षगामी होती है। सीडीपी, सीडीपी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि सीडीपी क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे जो सीडीपी है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत, ठीक है। यस माही जी बिल्कुल सही बोल रही हैं कि हेरिडिटी प्लस मल्टीप्लाई गुणात्मक संबंध दोनों में होता है। सेकंड का सभी आंसर करेगा सी। हाँ, अधोगामी होता है, हाँ। जो विकास शरीर के मध्य यानी कि केंद्र से स्नायु मंडल की तरफ से होते हुए शरीर के बाकी हिस्सों का विकास होता है, वो हमारा विकास कैसा होता है, अधोगामी होता है, ठीक है। और शीर्षगामी क्या होता है, जो सर से लेकर पैर तक की होता है। जब बच्चे स्टार्टिंग में, जब बच्चे पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, तो जो वो स्टार्टिंग विकास होता है वो क्या होता है, पहले बच्चे अपने सिर को संभालते हैं, फिर अपने हाथ पैरों पे धीरे धीरे कंट्रोल पाते हैं। उसके बाद जो विकास होता है अधोगामी, यानी केंद्र से, यानी उनके जो छोटे मसल्स मांसपेशियां होती है उनका विकास होता है। स्टार्टिंग में बच्चा कोई बड़े ऑब्जेक्ट्स को केवल दोनों हाथ के यूज से पकड़ता है, लेकिन फिर बाद में वो पेन को, किसी चीज को बारीक यानी छोटी मांसपेशियों का, अपने हाथों का, आंखों का, इन सब चीजों का इस्तेमाल करने लगता है, यानी उनकी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल वो सही तरीके से सीख जाता है। यानी कह सकते हैं ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर की तरफ से डेवलपमेंट होता है अधोगामी विकास में। क्लियर है, बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का आंसर कि ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, होगा अधोगामी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी आंसर करिएगा आप
कि जो बच्चे का विकास कल्पनाशीलता और खेल वाली जो एज होती है वो कौन सी एज होती है? आप सभी ने देखा होगा बच्चे किस एज में ज़्यादा खेल में इन्वॉल्व होते हैं, उस समय ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो वो कौन सी एज होती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का सभी आंसर करिएगा। अब हाँ, प्रभा, आरिफ, बी ए आ रहा है, प्रतीक्षा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, बच्चे उस समय ज़्यादा क्या होते हैं, खेल वाली टॉय एज जो बोली जाती है, वो कौन-सी होती है? अर्ली चाइल्डहुड होती है। या आपकी अगर अर्ली चाइल्डहुड नहीं दिया, शैशवावस्था दिया है, तो हम शैशवावस्था को करेंगे। लेकिन यहाँ पे शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था जो दिया है, तो जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। उसमें बच्चे क्या होते हैं, बाहर खेलते हैं, खिलौनों वाली आयु भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इसमें इमेजिनरी में ज़्यादा बच्चे रहते हैं, इमेजिन इमेजिन ज़्यादा करते हैं हर चीज़ों को। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन-सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएँ हैं? परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएँ और विद्यालय। अगर ये क्वेश्चन देखिए कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है आपका सामाजिकरण से, और ये आपके हर एग्ज़ाम में आता है, और ये जो पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ आपका, ये 20 दिसंबर का सेकंड पेपर है, जो सेकंड उसमें आता है आपका 6 टू 8th वाला। फोर्थ का सभी आंसर करिएगा। इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनकर उस पे टिक करना है, तो वो कौन सा राइट आंसर होगा हमारा। निम्न में से कौन सी बच्चों की सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं, यानी जहाँ पे बच्चों की द्वितीयक संस्थाएं जिनको माना गया, जहाँ पे बच्चे का सामाजिकरण होता है। तो माही जी का जवाब आ गया है डी। सुनील कुमार बोल रहे हैं डी। प्रभा पूर्वी घोष बोल रही हैं सी। तो जिन लोगों ने डी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो परिवार जो होता है वो हमारा सोशलाइजेशन का प्राइमरी होता है, और जो सेकेंडरी बाकी जो आपके बाहर जहाँ बच्चा जाके उसका सामाजिकरण होगा, विकास होगा, उसमें मीडिया भी होंगी, धार्मिक संस्थाएं भी होंगी और हमारा विद्यालय भी होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे सी लिखा है बट ये डी होगा, यानी कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। हाँ, मीला ज्योति आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। उसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा, यानी मीडिया भी होगी, धार्मिक संस्थाएं भी होंगी और हमारा विद्यालय भी होगा, हमारे सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं। ठीक है, इसी में एक सक्रिय संस्था भी होती है और निष्क्रिय एजेंसी भी होती है। तो सक्रिय में कौन आएंगे, जिससे बच्चे फेस टू फेस या कहें आमने सामने इंटरेक्ट करेंगे। उसमें आपका परिवार भी होता है, आपके आस पड़ोस, ये लोग जो होंगे जहाँ पे बच्चा एक दूसरे से सामने करता है, हमारा विद्यालय भी होगा। और निष्क्रिय संस्थाएं कौन सी होंगी, जहाँ पे बच्चा डायरेक्टली नहीं, बच्चा सेंटर बच्चा जो क्या है वो बैठा हुआ शांत है और वो इनडायरेक्ट माध्यम से सीखता है। जैसे हमारी पुस्तक हो गई, लाइब्रेरी हो गई, मीडिया हो गई, ये सब क्या हो गए, हमारे निष्क्रिय एजेंसीज हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यानी कि जो मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय जो हैं ये हमारे सेकेंडरी हैं। ठीक है, तो ये सी दिया है बट यहाँ पे डी होगा। ठीक है, ये वो लिखने में मिस्टेक हो गया है। ठीक, ओके सी, मैंने बोला ना यहाँ पे ए और सी में वो नंबर्स में मिस्टेक हो गया है। तो आप लोगों ने जिन्होंने आंसर किया है सी, वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रूही को 3 पेंसिल्स दिखाई जाती हैं। यह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। वो विकास के किस उसको दर्शाती है, विशेषता को। ठीक है,
तो संज्ञानात्मक विकास में जो उन्होंने आपके जीन पियाजे ने दिया, उन्होंने 4 स्टेजेस डिवाइड किए। जो आपके आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चे क्या होते हैं, जो मेन कंजर्वेशन सीखते हैं, सीरिएशन सीखते हैं, है ना? और जो हाइपोथेटिकल डिडक्शन होता है, ये आपके फॉर्मल उसमें आता है। तो जो क्रमबद्धता होती है, यानी जो बच्चा इसमें क्या करता है कि बड़े से छोटा, छोटे से बड़े चीज़ों को एक लाइन में रखना सीख लेता है। कंजर्वेशन क्या होता है कि बच्चे जानते हैं कि किसी भी वस्तु या पदार्थ के साइज़ बदलने पर उस वस्तु की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू पे अगर हम मान लेते हैं, कंजर्वेशन में बच्चों को क्या अगर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर 200 लीटर पानी एक बॉटल में है और एक टब में है, तो उसका शेप और साइज बदलने पे जो वाटर की क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती है, ये होता है हमारा कंजर्वेशन। ठीक है। सीरिएशन क्रमबद्धता क्या होती है? क्रमबद्धता बच्चे को ये सिखाती है कि जो चीजें हैं एक हम सीरियल में कर रहे हैं। सकर्म अनुमान जो होता है क्या कर रहे हैं, उसमें बच्चे को हम बता रहे हैं किसी चीज को। बुक्स अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू पे हम समझे कि बच्चे को अगर हम कोई बुक्स रखने के लिए बोलते हैं कि सबसे ऊंचे किताब को, सबसे हाइट वाली किताब को एक सीरिएशन में रखिए, यानी जो सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा है फिर उससे छोटा, ऐसे आपको रखना है। हाँ, जिनका आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। और परिकल्पनात्मक या निगमनात्मक तर्क में क्या होता है, अमूर्त रूपों से किसी चीजों के बारे में सोचना। तो यहाँ पे उसने क्या किया, पेंसिल्स को रखा और एक दूसरे को समझा, उन दोनों में सकर्मक अनुमान लगा लिया। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, सी होगा। हाँ जरीन, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का। और ये जो कंजर्वेशन क्रमबद्धता और सकर्मक, ये किस एज के उसमें होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का होगा। और जो परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तर्क है, ये हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का होगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है आपका फिफ्थ का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। मतलब उसकी एक विशेषता को आपको बताना है कि जीन पियाजे का जो थर्ड स्टेज दिया उन्होंने, उसमें कौन सी, यानी 7 to 11 ईयर की जो एज है उसमें बच्चा क्या कर पाने में सक्षम है। बताइएगा। प्रतिवर्तन करना, रिवर्सिबिलिटी करता है, परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन या प्रतिज्ञापित चिंतन। प्रतिज्ञापित चिंतन। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी आंसर करिएगा। तो अगर हम बी की बात करें तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग कब होगी बच्चों में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगी। अमूर्त चिंतन भी वो कब होगा, हमारा फॉर्मल स्टेज पे होगा। और जो आपके प्रोपोर्शनल रीजनिंग की बात कहेगी, यानी कि जो पहले कोई घटना या कोई वस्तु हो गई उसी को आधार मानकर हम दूसरी घटनाओं से जोड़ते हैं, वो हमारी होती है प्रतिज्ञापित चिंतन। तो ये तीनों जो हमारी होगी, ये किस में होगी, हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगी। और रिवर्सिबल जो कहेंगे ना कि बच्चे जो रिवर्स काउंटिंग करते हैं या चीजों को सामने से फिर उसको उल्टा भी दोहरा लेते हैं, तो वो किस में होगा, हमारे मूर्त संक्रियात्मक चरण की अवस्था में होगा। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। और ये जो तीनों आपके दी हैं, ये तीनों चीजें चिंतन हमारी किस में होती है, फॉर्मल यानी कि अमूर्त प्रतिक्रियात्मक चिंतन होती है सभी में। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा कि प्रतिवर्तन यानी रिवर्सबल काउंटिंग या रिवर्स में कोई चीजें करना सीख लेते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना, ये चीजें रिवर्स में जाती हैं। तो ये हमारी मूर्त संक्रियात्मक चरण की अवस्था होती है, एक विशेषता होती है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को क्लियर है? चलिए, राइट आंसर ए है, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धारणा लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है।
Which of the following of conservation is not included in the theory of non moral evaluating given by लॉरेंस कोहलबर्ग? ठीक है, चलिए तो सभी दीजिएगा आंसर कि कौन सी जो धारणा है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के, ठीक है ना, सिद्धांत में शामिल नहीं है। 7 का बी बोल रही हैं, बिल्कुल सही है। जो ये तीनों अवस्थाएं दी गई हैं आपकी कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज और प्री कन्वेंशनल स्टेज, इन्होंने ये तीनों लेवल दिए हैं। जो नहीं दिया है वो क्या होगा, अपारंपरिक चरण यानी अनकन्वेंशनल स्टेज। ज्योति जी का आंसर आया था, बिल्कुल सही आया था। सबसे पहले इन्होंने आंसर किया, माही, जरीन, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। प्रतीक्षा, हाँ बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर। 7 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी होगा। सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोट्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करनी चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन से प्रयोग से उसे बचना है। तो सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम का अभिकल्प करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल, आवश्यकता के अनुसार पाई का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है? 8 का सी बोल रही हैं ज्योति। ज्योति का जो आंसर आ रहा है 8 के लिए सी बिल्कुल सही है कि सामाजिक संदर्भों पे आधारित शिक्षण अधिगम करना चाहिए, क्योंकि इनका सिद्धांत ही उसी पर आधारित है। और उन्होंने बोला कि जो भी बच्चे सीखेंगे वो अपने समाज के द्वारा सीखेंगे। ठीक है, समाज में जो देखेंगे सोचेंगे उसके आधार पे वो अपनी धारणा को निर्धारित करेंगे। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों को गहन अवलोकन करना, यानी जो भी बच्चे कर रहे हैं उसको हमको क्या करना, ऑब्जर्व करना है, देखना है, ये भी सही है। लेकिन अधिगम के आकलन के लिए केवल मानकीकृत परीक्षाओं का ही इस्तेमाल करना ये पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार पाई का भी प्रयोग करेंगे। पाई चार्ट जो हम यूज करते हैं उसको भी हम करते हैं। ठीक है, जो नहीं करना चाहिए वो क्या है, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, यानी एक स्टैंडर्डाइज पे ही केवल हमें उस चीज को नहीं आंकना है, हम कई तरीकों से बच्चों के आकलन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आपका। 8 का सी आंसर आ रहा है, सभी का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सभी लोग, मैक्सिमम लोग आंसर करिए। ठीक है, सभी का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी इन्वॉल्व रहेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और जो डाउट्स हो आप हमसे पूछते भी रहिए। ठीक, लेव वाइगोट्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थी में अधिगम को सुधार करने हेतु उपयुक्त बताया? सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप, रटकर याद करने पर बल और गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। ठीक है ना, बताइएगा कि सुसाध्य करने, यानी कहेंगे फैकल्टी लर्निंग इन स्टूडेंट सुटेबल फॉर दिस। 9 का बी आ रहा है, उपयुक्त बताया। तो अगर उपयुक्त कहेंगे तो सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप करना ये बिल्कुल गलत बात होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमको तो उपकरणों को यूज करना है ना, जो भी हमारे आपके कल्चरल टूल्स हैं उन्होंने तो इन्हीं को माना था ना, आपके समाज को, संस्कृति को और भाषा को, इन सब चीजों को बच्चे के अधिगम के लिए इम्पोर्टेंट माना था। तो अगर हम कहेंगे इसका अहस्तक्षेप यानी उसको यूज नहीं करना, तो ये रॉन्ग होगा। रटकर याद करने पे कभी भी बल नहीं किया, क्योंकि बच्चे बोले कि कंस्ट्रक्टिव रचनावाद है, बच्चे खुद समझ का निर्माण करते हैं अपने समाज के द्वारा।
फिर गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, हम गैर संदर्भित पाठ्यक्रम यानी जो है बाहर किसी चीज़ों को लेकर केवल करें तो वो भी गलत होगा। तो जो राइट आंसर क्या होगा कि उन्होंने बोला कि बच्चे जितना अपने समूह में रह के कार्य करेंगे, वो चीज़ों को वो ज़्यादा अधिगम करेंगे। इन्होंने जो कोलैबोरेशन की बात कही थी कि बच्चों को समूह में कार्य दें, समूह से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो हमारा ए होगा। उन्होंने उपयुक्त बताया सबसे ज़्यादा, अगर इनकी बात करें तो इनका जो है उन्होंने बोला कि साथ में समूह में बच्चे रह के चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो सहकर्मी सहयोगिता होगा। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट? रट के तो कभी कोई चीज को याद नहीं कराना, उपकरणों का हमें प्रयोग करना है। और गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, केवल गैर संदर्भित पाठ्यक्रम को लेकर पढ़ाना, ये भी हमारा सुसाध्य नहीं होगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? सहकर्मी सहयोगिता। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए, हाँ, रोहित प्रतीक्षा, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है जरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम में? ठीक है, जरीन बोल रही है नो डाउट। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग रिस्पॉन्स भी करते रहिए। आप जितना रिस्पॉन्स करेंगे मुझे भी अच्छा लगता है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है ना। और ये क्वेश्चंस देखिए, आपके हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन हमेशा बना है, हमेशा पूछा गया है। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कि किसी प्रगतिवाद कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? व्हाट शुड अ टीचर बिलीव अबाउट अ प्रोग्रेसिव क्लास? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक का निर्देश देने को चाहिए। तो जैसा कि आप ऑप्शन से ही समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल गलत है। हमें कठोर नियंत्रण क्लासरूम में नहीं रखना है। ठीक है, ज्योति यादव का आ गया है आंसर सी। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, बिल्कुल ये बात सही नहीं है कि केवल कक्षा में होता है। बच्चे बाहर भी सीखते हैं, अपने पीयर्स से सीखते हैं, हर तरीके से वो अधिगम कर रहे हैं। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। ये अगर हम बात कहें तो बिल्कुल इस प्रश्न के हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सटीक बैठता है कि विद्यार्थी क्या हैं कि विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव अपने साथ क्लासरूम में ले आते हैं और उनके अकॉर्डिंग उसको साथ में सम्मिलित करके वो नई चीजों को सीखते हैं। और केवल हिल और अभ्यास के माध्यम से ही, हम ड्रिल कहेंगे, ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से हम अधिगम को सार्थक नहीं बना सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं और जो सी ऑप्शन होता है वो हमारा क्या होता है? राइट हो जाता है। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर, इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं है। मैं देख रही हूँ आप सभी आंसर सही कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का प्रतिपादित किया है। यानी एकल इकाई नहीं है, वो क्या है? बहुबुद्धि है। कई तरह की बुद्धियां व्यक्ति में पाई जाती है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। आप सब इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि एकल बुद्धि सिद्धांत यानी यूनि फैक्ट्री जो आपकी इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? बुद्धि का एक इकाई खंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सभी आंसर करिएगा, जिसको पता है आप लोग आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन के साथ हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जीन पियाजे जी का आपको पता ही है कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया है। लेव वाइगोट्स्की जी का भी आपको पता है, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। एक खंड बुद्धि की एक इकाई को माना एक खंड बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? हाँ ज्योति, बिल्कुल सही आंसर ज्योति ने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने दिया था।
ठीक है। जो इसका बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। और जो एकल इकाई माना है वो किसने माना था? आपके अल्फ्रेड बिनेजी ने माना था। ठीक है, चलिए मैंने दोनों क्वेश्चन ये कि दो तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको दोनों क्वेश्चंस को पता होना चाहिए राइट आंसर आपको। ठीक है, चलिए और जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि सभी आप जो लोग सीटेट या एचटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए सेशन आपके लिए फायदेमंद है, यूजफुल है। ठीक है, चलिए हाँ मिला, आपका भी जवाब बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता का, जेंडर भेदभाव का, या जेंडर रूढ़िवादिता का, या जेंडर स्थिरता का? जेंडर रिलीवेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप, या जेंडर स्टेबिलिटी? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी आंसर करिएगा कि रोहन्स रिएक्शन ऑन गेटिंग डॉल्स एज अ टॉय वाज, आई डू नॉट लाइक दिस टॉय बिकॉज बॉय डू नॉट प्ले विथ डॉल्स। हुज एग्जाम्पल इज दिस? आंसर बी नहीं होगा लखन जी, क्योंकि ये जेंडर भेदभाव नहीं है, ये रूढ़िवादिता है जो बच्चों के अंदर हम लोग डालते रहते हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ें अभी भी चली आ रही हैं, आप लोग अक्सर देखते होंगे हम लड़कों को कार लाके देते हैं, लड़कियों को गुड़िया लाके देते हैं और ये धारणा उनके अंदर विकसित करते रहते हैं कि लड़कियाँ जो होती हैं वो गुड़िया से खेलती हैं, लड़के क्या होते हैं वो कार से, बैट से, बॉल से खेलते हैं। तो ये चीज़ें जो हमें रूढ़िगत जो अपने पूर्वजों से मिलती आती हैं, ये जो होती हैं ये रूढ़िवादिता कहलाती हैं। और भेदभाव जहाँ पे आप कहें नहीं तुम लड़के हो तो तुमको ऐसा तुमको ये काम करो, तुम लड़की हो तो तुम ये काम करो, तुम इस काम में अच्छे हो, तुम उस काम में अच्छे हो, तो या ये भेदभाव होता है। ठीक है, तो ये बायनस क्या होता है? रूढ़िवादिता का एक पार्ट होता है जो आपके जेंडर रूढ़िवादिता में ही आता है, भेदभाव। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो स्टीरियोटाइप होगा ये हमारा क्या होगा कि वो बोलता है कि ये धारणा उसके अंदर डेवलप कर दी गई कि तुम लड़के हो तो तुम गुड़ियों के साथ नहीं खेल सकते हो। ठीक है, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है और जेंडर भेदभाव जेंडर रूढ़िवादिता के ही अंदर आता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए और बहुत सारे अभी भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी या करते भी हैं, हम लोग के साथ भी हुआ है कि तुम लड़की हो, तुमको खाना बनाना आना चाहिए, तुमको घर साफ-सफाई रखना चाहिए, लड़कियों का काम है घर में ही रहना, लड़कों का काम है बाहर सँभालना, नौकरी करना। बट ये चीज़ें आप सब भी देखते होंगे कि ये अभी रियल लाइफ़ से अगर हम जोड़ें तो ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं और जो पढ़े-लिखे हैं इस चीज़ को भेदभाव को दूर कर रहे हैं। हम लोग भी समझते हैं कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं और जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं। इसलिए दोनों चीजों को सिखाना हमें दोनों को जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? सम्मेटिव कहेंगे या योगात्मक, मानक संदर्भित, नॉर्म रिफरेंस्ड, फॉर्मेटिव रचनात्मक, या स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत कहेंगे? आंसर करेगा कि एक शिक्षक क्या करता है, 1 महीने के ही अंतराल में जब वो पढ़ा रहा है ड्यूरिंग हिज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो निबंध लेखन के लिए बोलता है, बच्चों को हेल्प देता है, सभी के पर्टिकुलर सभी पे ध्यान देता है। तो वो किस चीज को ज्यादा कौन सा कहेंगे आकलन का कौन सा तरीका अपना रहा है मूल्यांकन करने के लिए? माही जी का जवाब आ रहा है 13 का सी।
माही और ज्योति जो बिल्कुल आंसर कर रही हैं बिल्कुल सही। जब भी हम पढ़ाने के दौरान यानी बीच में बच्चों को असिस्ट कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को ध्यान में दे रहे हैं, हेल्प भी दे रहे हैं, उनका उपचार भी कर रहे हैं, तो ये सब क्या होंगी हमारी रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा होती है। यानी रचनात्मक मूल्यांकन कब होता है हमारा? जब बच्चों को सुधार करने के लिए हम बीच-बीच में बच्चों का करते रहते हैं। योगात्मक क्या होता है? जजमेंटल होता है, यानी लास्ट में हम जो लेते हैं बिल्कुल एंड ऑफ द सेशन जब लेते हैं एग्जाम, तो वो हमारा क्या होता है? समेटिव होता है, जिसमें हम डिसाइड कर देते हैं कि तुम इस ग्रेड के हो, तुम इसमें हो, जो लेवलिंग करना होता है, जजमेंट वाला जो होता है वो हमारा योगात्मक होता है। और जो बीच में हम सुधारात्मक मूल्यांकन करते हैं वो हमारा क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आप सभी का 13 का आंसर सी। ठीक है, 13 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोहित जी माही जी के आंसर्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, आप खुद भी आंसर करते रहिए, आंसर भी देते रहिए, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को किस तरह होना चाहिए? वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना है। बहुभाषी यानी हर स्कूल में क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के हर क्षेत्र के बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे शिक्षक क्या करता है कि वार्तालाप के लिए मातृभाषा जो वो उपयोग कर रहा है उसको हम निरुत्साहित कर रहे हैं, मना कर दें कि तुम ये चीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ज्यादातर विद्यार्थी द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों के पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। एक लक्ष्यांक भाषा जैसा कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। यानी क्लास में तुम केवल अंग्रेजी ही बोलो और सारे भाषाओं को छोड़ दो। तो इसका राइट आंसर सभी करिएगा कि क्या होगा 14 का। 14 का सी माही बोल रही है, 14 का सी मीला बोल रही है, 14 का सी। सभी आंसर करिए। मैं देख रही हूँ 30 मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी 30 मेंबर्स सभी पार्टिसिपेट करिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सब आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल सही आंसर है कि हमें क्या करना है? विविधता को स्वीकार करना है। बच्चे जिस भाषा में अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं एक्सप्रेस करने में, पढ़ने में, तो हमें उनकी भाषा को ज़्यादा प्रेफर करना है उनकी भाषा में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, जो हमें हमारा राइट आंसर सी जाएगा। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो हमारे ऑनलाइन पेपर हुए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए थे, तो मैंने शिक्षा नीति आपको पढ़ाई भी थी। ठीक है, तो इसको हम करते हुए चलेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या माना गया? केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित करना, यानी जो पहले से डिसाइडेड है केवल हमें वही पढ़ाना है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, हमें समस्याओं को भी लेकर जो मेन समस्या प्रॉब्लम है उस पे फोकस करना है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक यानी उसके सही और गलत दोनों चीजों को लेकर हमें उस पे चिंतन करना है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, दोनों को लेकर अधिगमकर्ता को थिंकिंग करना। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो इसमें से जो सही सही ऑप्शन है उसको आपको चूज करके बताना है कि इसका ए आंसर सही होगा, बी सही होगा या फिर सी या डी। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन होंगे इस तरह से भी प्रश्न बहुत आपके सीटेट में पूछे जाते हैं या एसटेट में भी ऐसे पूछे गए हैं, और आपके कथन वाले स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं वैसे। तो सभी आंसर करिएगा। जरीन का आंसर आ गया है डी, रोहित बोल रहे हैं डी, माही बोल रही हैं डी, नाइट लाइफ डी। तो डी आप जो कर रहे हैं ना, इसमें जो ऑप्शन दिया है ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये हमारा क्या होगा? सेकंड होगा। ठीक है,
तो जो होगा क्या होगा, केवल पूर्व निर्धारित विषयों पर, यानी हमें केवल जो फिक्स्ड वो जो करना है कि उस पे ही केवल नहीं ध्यान देना, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, समस्या समाधान पे केंद्रित होना चाहिए, ये हमारा राइट होगा। अधिगमकर्ताओं को समालोचनात्मक चिंतन देना है, यानी कि सही और गलत सबको सोचते हुए चले, तो ये भी हमारा सही होगा। और अन्वेषण को तो ध्यान ही दिया गया कि बच्चों को क्या उन्होंने माना कि जीन पियाजे ने कहा बच्चे क्या है, एक नन्हे वैज्ञानिक है, यानी हर चीज़ों को खोजने, तर्क वितर्क करने, इन सब चीज़ों की उन्हें समझ होती है। तो अन्वेषण और खोज पे निर्धारित जो चीज़ें वो खुद करके सीखेंगे, वो चीज़ें उन्हें लंबे समय तक याद होंगी, यानी लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, अन्वेषण करना, चीज़ों को खोजना, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स को समझना। ठीक है, 1 नहीं होगा, मैंने बोला केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु नहीं होना चाहिए, तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा, थर्ड होगा और फोर्थ होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। आरिफ मिला जो बोल रही हैं बिल्कुल सही है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों हमारे आंसर सही होंगे, ऑप्शन 1 हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो जो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सॉरी ये मेरे से हो गया यहाँ पे मिस्टेक, ये यहाँ पर ये वाला होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, थोड़ी सी लिखने में इधर उधर मिस्टेक हो गई है। हाँ, तो जो इसका आंसर ए हमारा सही होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैंने कॉन्सेप्ट को इसीलिए एक एक करके आपको बता दिया कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ आंसर हमारा सही होगा। तो जो ऑप्शन जाएगा वो ए के साथ जाएगा, जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ को लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य किस तरह से होगा? एग्जाम में नहीं होंगे आपके, जहां तक होगा ये क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चंस जो हम लोग लेते हैं ना, वहां पे जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं उनमें वो गलत मिस्टेक होता है, तो जब हम उसको उतारते हैं इसमें लेते हैं तो वो गलती से उतर जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपके पेपर्स में होंगे ना, वो आपको सही आएंगे। ठीक है, अगर इस पेपर में एग्जामिनर के द्वारा कोई अगर गलती होती है तो आपको उस पे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आरिफ पूछ रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। 16 का करिएगा कि पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु न्यायोचित है, यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। अच्छा कौशल तो मान ही नहीं सकते कि सिलेबस को जल्दी कराने के लिए वो कुछ ही बच्चों से आंसर लेती है। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है आप लोग के लिए कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित रखना, यानी हमें क्या करना है कि सभी को समान अवसर प्रदान करना है अपनी कक्षा में, कि सभी बच्चे उसका उत्तर दे सके, सभी ये चीजें कर सके। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए समान सम्मिलन या सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब हम सभी बच्चों को समान रूप से नहीं पूछ रहे हैं तो वहां पे समानता नहीं दिखेगी। ठीक है, बोनस मार्क बिल्कुल मिलेगा अगर एग्जाम वहां पे आपकी गलती होती है पेपर में, तो ज्यादातर तो सी टेट में ऐसा देखने को नहीं मिला है, ये यूपी टेट में पेपर्स में बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में वैसे में उन बच्चों को तो फायदा होता था जिन्होंने गलत आंसर किया था, जिनको पता नहीं, उन्हें बोनस मार्क मिलके बहुत खुशी होती है, लेकिन जिन बच्चों ने सही किया होता है उन्हें बहुत दुख होता है कि उनको उस चीज के लिए आंसर नहीं मिलता है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, तो काफ़ी दुःख महसूस होता है जब हमें सही उत्तरों पे आंसर नहीं मिलता है। और मैंने यूपी टेट के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं जहाँ पर मेरे सही आंसर्स पे ही नंबर कट जाते थे। हाँ, बिल्कुल सही है आपका 16 का सी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गुणज वैकल्य से जूझते हुए छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? गुणज वैकल्य यानी गणितीय संबंध से आपके रिलेट होता है। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि सी टेट में नहीं होता है, मैं यूपी टेट की बात कर रही थी कि यूपी टेट के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हमेशा कंट्रोवर्सी में रही है उसके एग्जाम, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, या कोई भी जो उससे होते हैं, वो ज्यादा काफी प्रश्नों को लेकर उसमें
ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एग्ज़ाम, वो तो मोस्टली अपने ही आंसर को प्रेफ़र करते हैं और उनका जो क्वेश्चन का वो रहता है, वो काफ़ी सटीक सही होता है। 17 का आ गया आंसर, बी बोल रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका 17 का बी, ठीक है? जौनपुर स्टडी आपका करके आ रहा है, ठीक है? रोहित कुमार बी, हाँ, बी। लखन बोल रहे हैं डी। अगर हम कहें कि अधिगम के आकलन में सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना, ये गलत होगा। जहाँ पे गुणज वैकल्य यानी गणितीय संबंध से संबंधित छात्र में अगर है, तो वो किस तरह से है कि विद्यार्थियों को हम क्या करेंगे, दृश्य आधारित जो भी विजिबल चीजें होंगी कैलकुलेट करना, गणितीय सममिति प्रयोज्यता को उपलब्धता करवानी है अगर उसकी मैथ में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है, ये होगा हमारा बी आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के लिए दृष्टिबाधित बहुत सारे प्रश्न पूछे। अभी तक मैंने जितने प्रश्न कराए उसमें दृष्टिबाधित बहुत सारे आपके प्रश्न आए होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो बताइएगा कि एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है? तो स्पार्शिक ग्लोब, टैक्टिकल ग्लोब, बुक विथ स्मॉल प्रिंट्स, छोटे अक्षरों वाली पुस्तक, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, या ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें जिनको दिखाई कम देता है या नहीं दिखाई देता है, ठीक है? उनके लिए किस तरह की चीजें इस्तेमाल करना उपयुक्त नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही आप सभी का आंसर आ रहा है कि जिनको दिखने में अगर दिक्कत है तो हम उनके लिए स्पर्शिंग यानी जो छू कर चीज़ें कर सकें वो चीज़ें हम करेंगे ही, और दृश्य पठन सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और ब्रेल लिपि तो इनके लिए रहती है जिनको दिखाई नहीं देता, वो उन पे 6 पॉइंट्स वाली जो आती है बुक्स उसके द्वारा वो पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम छोटे अक्षरों वाली बुक किसी भी तरह से उनके लिए सूटेबल नहीं है कि छोटे अक्षरों वाली पुस्तकों को उनको प्रोवाइड कराएँ। बिल्कुल सही आप सभी का आंसर आ रहा है, भावेश, पूनम, ज़री। पूनम जो बोल रही हैं सी गलत होगा। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा कि लाभदायक नहीं है छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं उसमें आपको एक कथन दे देता है और उसका तर्क देता है कि आपको बताना है कि दोनों में से क्या होगा। बिल्कुल सही बोल रही हैं ज्योति, लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का जो किया था उसका एग्जाम्पल दिया था, और इनकी काफी कम समय में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, फिर इन्होंने इनके पढ़ने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने इसका आविष्कार कर दिया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन जो भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी इस उपलब्ध करानी चाहिए। तर्क क्या दिया गया है कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकार से जूझते हुए विद्यार्थी। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, यानी जो ए स्टेटमेंट दिया गया वो भी सही दिया और उसका जो तर्क दिया गया वो भी सही है। तो आर जो क्या है, ए की सही व्याख्या करता है। फिर बी हमारा पूछ रहा है ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी बोल रहा है ए और आर दोनों सही हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नाइट लाइफ, ए और डी बोल रहे हैं। अगर हम बात करेंगे तो जो आपका स्टेटमेंट दिया गया और उसका तर्क दिया गया दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि भाषा शिक्षण के दौरान जब हम भाषा शिक्षण अध्यापिका क्या कर रही है, लिखित सामग्री के साथ श्रवण पुस्तकों का भी इस्तेमाल कर रही है। तो वो क्या है, जिनके पठन विकार है, जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उसके साथ हम उस चीज को भी उपलब्ध कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प है, कई तरीकों से बच्चे को समझाने की टीचर वहां पे उपयोग कर रही है जो अधिगमकर्ता की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। तो जो रीजन दिया गया वो भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है? हाँ, 19 का ए, मैक्सिमम लोगों ने 19 का ए बोला है, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर।
हाँ, बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। 19 का ए होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होंगे। क्रिएटिव बालक की बात की जा रही है, उसकी क्वालिटी में क्या क्या इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन, या फिर कहेंगे नवीन आमुख उत्पाद की उपयोगिता। 20 का सभी आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज विल बी प्रेजेंट अ क्रिएटिव चाइल्ड। डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी ही चाहिए। एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इनके अंदर होती है, अमूर्त चीजों के चिंतन करना भी इनको पता होता है, और एबिलिटी फॉर जनरेट नॉवेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा जो क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा, उसका हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ई, हाँ सी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का। डी बोला, डी नहीं होगा, हमारा जो आंसर क्या होगा, सेकंड नहीं होगा। अभी सारी चिंतन नहीं होता है, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनमें अब सारी चिंतन होता है, यानी कि वो कई तरह से एक समस्या को कई तरीकों से सीखते हैं, नवीन चीज उत्पाद करते हैं। भाविश जी का आंसर सही है, 20 का सी। ठीक है, प्रतीक्षा, स्नेहा, हाँ लखन, 20 सी होगा। एमडी शमशीर बोल रहे हैं सही जवाब डी होगा। डी नहीं होगा, बच्चों में अभी सारी चिंतन नहीं, सृजनात्मक वाले बच्चों में क्या होता है, अब सारी चिंतन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसका जो रीजन दिया गया है कि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा ही सही और न पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो जो कथन दिया गया उसका एक रीजन दिया गया, तो आपको बताना है कि दोनों में सही है, और ए की सही व्याख्या करता है, आर जो है वो की सही व्याख्या करता है। बी बोल रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी बोल रहा है ए और आर दोनों सही है। इसका जो रीजन दिया गया वो भी सही है कि नहीं सही है, और ये क्यों दिया गया, तो सभी आंसर बताइएगा। 21 का ए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता केवल पेपर पेंसिल से हम नहीं कर सकते, यानी केवल हम एग्जाम के थ्रू बच्चों को नहीं ले सकते, उनको हर तरीके से असेस करना जरूरी होता है। तो जो हमारा कथन और तर्क दिया गया दोनों सही है, और आर जो क्या है वो एक ही सही व्याख्या करता है। सुनील कुमार 20 सी बोल रहे हैं नहीं, जो हमारा आंसर होगा वो ए ही सही होगा, क्योंकि जो रीजन दिया केवल हम पेपर पेंसिल के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी हम उसको कई तरीकों से असेस करते हैं। ठीक है, तो उसका जो रीजन दिया गया वो भी बिल्कुल सही है। हाँ जरीन, प्रतीक्षा, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया को अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, निगमनात्मक, आगमनात्मक, अनुकरणात्मक या प्रतिस्पर्धात्मक। 22 का सभी आंसर करिएगा। हाँ बिल्कुल सही है आप सभी का 21 का ए आंसर। 22 का सभी आंसर करिएगा फटाफट। कि विभिन्न एग्जाम्पल्स दे दिए, उन एग्जाम्पल्स के आधार पे बच्चों को एक नियम निर्धारित करना है। तो ये जो होता है हमारा किस में होता है, आगमनात्मक में होता है। निगमनात्मक में क्या होता है, पहले नियम बता दिए जाते हैं, उसके आधार पे बच्चों को सॉल्व करना होता है। तो ये जो होगा मेथड वो किस में मेनली होगा, साइंस और मैथ पढ़ाने में फॉर्मूलाज और उसके बेसिस पे बच्चे जो सॉल्व करते हैं वो निगमनात्मक चिंतन होता है, जिसमें नियम पहले बता दिए जाते हैं, उसके बाद बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है। आगमनात्मक में कहेंगे ज्यादातर ग्रामेटिकल चीजें जो पढ़ाते हैं उनमें हम पहले एग्जाम्पल्स दे देते हैं बच्चों को, एग्जाम्पल्स के आधार पे बच्चों को निष्कर्ष निकालने के लिए बोलते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? कि स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण करना चाहिए, विद्यार्थियों के दुर्व्यवहारों के बारे में अभिभावकों से बार-बार शिकायत करनी चाहिए, मापदंडों का पालन करने पे विद्यार्थियों की भर्त्सना करनी चाहिए यानी इंसल्ट करनी चाहिए, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता होनी चाहिए। तो राइट आंसर फटाफट करिएगा, टाइम ओवर हो रहा है हमारा, तो जल्दी-जल्दी अभी हम आंसर करेंगे। ठीक है? 23 का सभी आंसर करिएगा और अपने-अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करते जाइएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी का आंसर 23 का डी, मापदंडों के नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता को भी हमें इम्पोर्टेंस देना है, उनको भी रखना है। ठीक है? केवल शिक्षक ही हर जगह अपने आप को नहीं कर सकता है, जो वर्तमान शिक्षा है वो क्या होती है चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बच्चे को लेकर चलना है, बच्चे को सेंटर में रखना है। तो बच्चे की सहभागिता भी हमें महत्वपूर्ण माननी है। ठीक है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का, मीला कुमारी, प्रतीक्षा, ज़रीन, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 24 का सभी करेगा वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। ठीक है? जिनमें बच्चों का अधिगम हो पाता है, तो वो कौन-कौन सा होगा? खेल-कूद होगा, घर होगा, कक्षा कक्ष होगा। आंसर करिएगा। वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों को सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेल-कूद, घर, कक्षा और कक्ष। पहला जो बोल रहा है पहला और दूसरा बी बोल रहा है दूसरा और तीसरा सी बोल रहा है पहला, दूसरा और तीसरा डी बोल रहा है तीसरा। ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है, सी होगा। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे सभी संदर्भों में बच्चों का क्या होगा? सीखना होगा, ठीक है ना? अधिगम होगा। खेल-कूद में भी बच्चा सीखता है, घर में भी सीखता है और क्लासरूम में भी सीखता है, तो ऑल होगा। तो जो सी आंसर होगा इसका थर्ड यहाँ पर आ गया है, बट ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लिया है, ठीक है? केवल एक नहीं होगा, तीनों होगा, तो जिसमें तीनों ऑप्शन होंगे वो हमारे सही होंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्र में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशील नहीं है? मुद्दों पर चर्चा का सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना प्रभावशील नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 24 का सभी ऑल होगा, सभी होगा, ठीक है। 25 का डी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है कि हर समस्या के लिए एक ही जैसे पूर्व निर्धारित यानी हमेशा उसका एक ही सॉल्यूशन है, वही हम बता देंगे कि इसी को हमेशा बार बार फॉलो करो, तो ये जो होगा वो हमारा गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो जल्दी जल्दी हम करेंगे, ठीक है। हाँ, प्रियंका, हाँ, डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए 26 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षर का अभिलक्षण है? ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद कराने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। संरचनावादी, जहाँ पे बच्चों को क्रिएटिव रखना है, एक्टिव रखना है, बच्चे क्या होते हैं स्वयं ही समझ का निर्माण करते हैं, उसका सही आंसर क्या होगा? 26 का ए बोल रही हैं।
अगर अधिगमकर्ता ही निष्क्रिय होगा तो फिर वो लर्निंग कैसे करेगा? अगर संरचनावादी कहते हैं उसमें क्या करना है, बच्चों को सक्रिय रखना है, बच्चों को सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट करना है और जो शिक्षक है वो क्या करेगा, एक सहयोगकर्ता के रूप में उसकी सिर्फ हेल्प करेगा और बच्चा खुद क्या करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा। ठीक है, बच्चा खुद करके चीजों को सीखेगा। तो अधिगम की प्रक्रिया में अधिगमकर्ता जो हमारा लर्नर है वो निष्क्रिय होगा तो फिर अधिगम कहाँ से होगा? ठीक है, जो ए आंसर कर रही थी वो गलत होगा, बिल्कुल सही है। जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा कि कक्षा में बच्चों के उनके अनुभव के आधार पे उसको जोड़ते हुए हमें उसके नए ज्ञान को डेवलप करना है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर 26 का। ओके, हाँ प्रियंका भी बिल्कुल सही बोल रही है, मीला कुमारी सभी का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ कि निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है, यानी रोकती है। ठीक है, त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियों को करने के लिए मौका मिलना चाहिए। स्नेहा बोल रही है हाँ बिल्कुल सही है, बच्चे को एक्टिव रखना है, ना कि उसको आपको पैसिव करना है, हमें बच्चे को एक्टिव रखना है। 27 का डी बिल्कुल क्या है, एरर क्या है, हमें सीखने का और मौका देती है, वो पार्ट ऑफ स्टडी है ना। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डांट और भय के उससे दूर रखना, उन्हें त्रुटियां करेंगे तो उनकी गलतियां मिस्टेक्स पता चलेंगी और फिर हम उनको सुधारेंगे। तो हम अपनी गलतियों के द्वारा ही सीखते हैं, सभी लोग कहते हैं हम जितनी गलतियां करते हैं हम उतना ही ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन सारे गलत करके आना तो नेक्स्ट टाइम सब सही करना, बट अभी में आप गलती करोगे तो आप उससे ज्यादा सीखोगे। ठीक है, प्रियंका बोल रही है बी नहीं होगा। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य नहीं होता है। अगर हम त्रुटियां कर रहे हैं तो ये हमारे लिए शेमफुल नहीं है। हम अगर त्रुटियां कर रहे हैं तो हम अपनी गलतियों को ले रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि हमने गलतियां कहाँ करी, उसमें सुधारेंगे, फिर उस दोबारा उस गलतियों को हम दोहराएंगे नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ओके ओके ठीक है। आपका बी 27 का बी दिखा रहा था, अभी आपका डी हो गया। ठीक है, आरिफ बोल रहे हैं बी होगा। अगर बच्चा विचारधारक है, निम्न से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? सॉरी सॉरी, क्वेश्चन पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? अगर अवरोधक बोलेंगे तो यही होगा कि त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। हाँ बिल्कुल सही है, अवरोधक पूछा है ना कि बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। ठीक है, त्रुटियां अधिगम करते समय समझ में अंतरालों को जानकारी देती है, तो त्रुटियां ये करती हैं। ठीक है, हाँ लज्जाजनक नहीं होना चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल सही, मैंने उस पे अवरोधक उस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने उस पॉजिटिव वे में लेकर उसको बोला कि अधिगमकर्ता को डांट के भय के बिना त्रुटियों को करने का मौका मिलना चाहिए, ऐसा हमें क्लासरूम प्रोवाइड कराना है। तो ये तीनों अगर त्रुटियों के उस पे माने तो तीनों सही है, जो गलत होगा अवरोधक होगा वो हमारा बी होगा। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, ये अवरोधक है। अगर हम इस तरह के बच्चों में फीलिंग देते हैं तो वो बच्चों के लिए अवरोधक का कार्य करेंगे, बाकी सब वो क्या करेंगे, बच्चे को इनकरेज करेंगे। ठीक है, हाँ अवरोधक पूछा तो बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो जो राइट आंसर होगा वो बी होगा कि कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। हाँ चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को मैंने पॉजिटिव में लेकर पढ़ा, बट ये यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है कि अवरोधक किसको मानते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब वो जो होंगे वो सही होंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। सितारा अपने स्व संतोष के लिए अपनों से बड़ों का नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। अवरोधक मतलब क्या होता है? किसी चीज में रुकावट पैदा करना। ठीक है, बाधा डालना, हाँ बिल्कुल सही है, बाधा डालती है। तो अगर जहाँ बच्चा शेमफुल होगा वो चीजें होगी तो वो अवरोधक होगा। बाकी जो चीजें हैं, हमने उसको पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, हाँ, बायो प्रेरणा की बात करें कि कौन सा बायो प्रेरणा, यानी किसी भी बाहरी रिवॉर्ड के चलते हम किसी कार्य को कर रहे हैं, तो वो हमारा बायो प्रेरणा होगा। और आंतरिक प्रेरणा क्या होगी? जो हम अपनी खुद की संतुष्टि के लिए जिसको करने में हमारी रुचि है, हमें संतोष प्राप्त होता है, वो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो जो राइट आंसर होगा 28 का बी, बिल्कुल सही आप सभी दे रहे हैं कि नगद यानी कोई भी रिवॉर्ड पाने के लिए अगर रेयान कार्य कर रहा है, विभिन्न स्रोतों की खोज कर रहा है, तो उसके अंदर एक जो होगी बायो प्रेरणा कार्य कार्य कर रही है कि हम इस कार्य को करेंगे तो हमें इसके बदले में एक नगद इनाम मिलेगा। ये बायो प्रेरणा है। अब बाकी सब में क्या, कौन सी प्रेरणा कार्य कर रही है? उसकी खुद की आंतरिक प्रेरणा काम कर रही है। हाँ बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर आ रहा है 28 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 का ये जो क्वेश्चन है आपके कोविड से रिलेटेड पूछा गया था। कोविड 19 महामारी के दौरान तनाव में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? 29 का करिएगा आंसर कि कोविड महामारी जो हुई थी दौरान तनाव विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करती है? प्रतियोगिता और संज्ञान को, कंपटीशन एंड कॉन्गिनेशन, कॉन्गिनेशन एंड इमोशन, संज्ञान और संवेग को, हेरिडिटी एंड परफॉर्मेंस, आनुवांशिकता और निष्पादन को, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण। तो माही जी का आंसर 28 29 का सभी आंसर करिएगा। 29 का तो सही आ रहा है कि महामारी क्या होती है? तनाव, विद्यार्थियों में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर रही है, नकारात्मकता को प्रभावित कर रही है। तो ये टोटली किससे? हमारे इमोशन और हमारे कॉम्बिनेशन से रिलेट करती है। सभी जानते हैं कि कोविड 19 में सभी लोगों को एक झकझोर दिया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से काफी इमोशंस हुए। तो वहां पे प्रतियोगिता, आनुवांशिकता और वातावरण जैसी कोई बात नहीं हो रही है। जो बात हो रही है वो क्या? हमारे संज्ञान और हमारे संवेग की हो रही है, यानी हमारे दिमाग पे उसका क्या प्रभाव पड़ा और हमारे भावनाओं पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, उस चीज को ये डिफाइन कर रही है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशील होता है अगर वह मुख्यता हो। वो कब प्रभावशील होगा? अधिगम और सार्थक और प्रभावशील होगा। लर्निंग इज अ मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव इज इट इज। तो क्या होगा वो? शिक्षक निर्देशित होगा, सहपाठियों द्वारा निर्देशित होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा या स्वनिर्देशित होगा? आंसर करेगा 30 का फटाफट। नहीं बोल रहे हैं सभी। 30 का डी। तो प्रियंका जो बोल रही है 30 का डी,
और माही ने बोला डी। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, सहपाठियों द्वारा अगर हम अपने पीयर्स ग्रुप से उन लोगों से अगर हम बोले कि हमारी शिक्षा किस तरह प्रभावशील होगी, तो केवल हम पीयर से नहीं सीखते, शिक्षक से भी नहीं सीखते। जब हम खुद को एनालाइज करेंगे, खुद को देखेंगे कि हमने कहाँ तक सीखा, क्या सीखा, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्वनिर्देशित, यानी खुद को डायरेक्शन अगर हम दे रहे हैं कि हमने कहाँ तक सीख लिया, कितना सीखा, हमारी क्या मिस्टेक्स है, उस मिस्टेक को समझा, उसके बाद उसमें सुधार किया, तो वो शिक्षा जो होगी वो अधिगम होगा, वो ज़्यादा सार्थक होगा। आप खुद को एनालाइज करिए। अभी जो टेस्ट हुआ, अगर मैं बोलूँ कि आप 80 मार्क्स लाएंगे या 30 मार्क्स लाएंगे, जो भी लाएंगे मार्क्स आप लेकर आएंगे, तो ही वो परफेक्ट होगा। लेकिन आप खुद को देखिए कि आपने 30 में या 100 में या 50 में कितना स्कोर किया और आप उससे कितने सेटिस्फाई हैं, आपकी क्या गलतियां हैं, आपने उसको सुधारा, अपनी गलतियों को समझा, अपने जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको लिया, निगेटिव चीजों को हटाया। तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुद को निर्देशित कर रहे हैं। तो जब खुद को निर्देशित करेंगे तो वो शिक्षा हमेशा सार्थक होगी। आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, खुद को एनालाइज करिए। ठीक है ना। तो जितना ज्यादा आप खुद को निर्देशित करेंगे वो अधिगम ज्यादा सार्थक होगा, ना कि दूसरों के द्वारा कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमने। पहले आप अपनी मिस्टेक्स, अपनी कमजोरियों को समझेंगे, फिर उन कमजोरियों को समझने के बाद ही आप अपने आप को सुधार सकते हैं। ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्ट। माई जी का 30 आउट ऑफ 30 है, ज्योति का 28 है, जरीन 28। ओके, फाइनली आपको 30 मिल गया, वो भी आपके सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर से थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा के पूछता है, पर बहुत अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशन माई, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी पार्टिसिपेट करिए, और जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, आपका जो अभ्यास है वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। सहपाठियों द्वारा जो बोल रहे हैं सही जवाब बी होगा, तो अगर शमशीर बोल रहे हैं बी होगा। ठीक है। तो वो सहपाठियों द्वारा निर्देशित, अगर आपका दोस्त अगर आपसे बोल देता है कि तुमको ये चीज खराब आती है, तुम ये नहीं पढ़ सकते, तुमको ऐसा करना चाहिए, तो क्या आप कभी अपनी स्टडी को सही कर पाएंगे? शमशीर आलम अगर बोल रहे हैं सही जवाब बी होगा तो। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू क्लास पसंद करने के लिए। चलिए, थैंक यू आप सभी को, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग के मैक्सिमम डाउट्स में इसी सेशन में जितने क्वेश्चंस हो उसमें ही क्लियर करूं, आपको अलग से क्लास की जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही। जो बच्चे अभी क्लास को न्यू ज्वाइन किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं, और जिनको भी नोट्स से डाउट है, ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर हमारा है, इसमें जाइए, आपके सारे क्यूरीज वहाँ पे पता चल जाएंगे। तो सभी को वेल डन, सभी को थैंक यू, सभी ने इस चीज को पार्टिसिपेट किया, और ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, तैयारियों को बेहतर करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Bye bye and take care. See you all of you.